हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोआ निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ईपीएफओ के लिए एग्ज़ाम जो है एकदम सर पे आ चुका है। तो अब ऐसा टाइम है ना कि देखो, आपको हमेशा से लग रहा होगा कि काश मैंने जो है 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट की होती, काश हमने पहले से कॉन्शियस हो जाते, काश हम लोग पहले से अलर्ट हो जाते। तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप कभी भी तैयारी करो, आप अगली अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, कभी भी करो, आप हमेशा एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले ही आप इतने ज़्यादा अलर्ट होते हो, जहाँ पे आप अपनी एफिशिएंसी से 4 गुना 5 गुना जो है चीज़ें एक दिन में ख़त्म करते जाते हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो है मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक क्या अनाउंसमेंट है, क्या एक चीज़ लेकर के मैं आपके लिए आई हूँ जो आपकी तैयारी में जो है वो काफ़ी एक बूस्टर, मैं कह सकती हूँ कि एक बूस्टर की तरह ये रोल प्ले करेगा। देखो, आपको मैंने हमेशा से बोला, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो 3 महीने से चल रही है। ठीक है, आपको 5 सब्जेक्ट का प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, जो सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमारा सिर्फ सोशल सिक्योरिटी की सिर्फ 2 क्लासेस बची हुई है। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। एक और क्लास आएगी जिसमें हमारी सोशल सिक्योरिटी भी ओवर हो जाएगी एंड बाकी हमारा 4 सब्जेक्ट जो है वो ओवर हो चुका है। दैट इज़ अकाउंटेंसी हम खत्म कर चुके हैं, लेबर लॉ हम खत्म कर चुके हैं, इंश्योरेंस कर चुके हैं एंड ऑडिटिंग। ये चारों की प्लेलिस्ट जो है आपको डेडिकेटेड हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें कि वही नाम लिखा हुआ, उस नाम के जब प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो आपको सारी क्लासेस बैक टू बैक लगातार आपको दिखती जाएगी। ठीक है, एंड क्लासेस से रिलेटेड जो भी डेली के जो नोट्स होते हैं, लेक्चर नोट्स, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बिल्कुल कंप्लीटली फ्रीली आप इसको अवेल कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, हमने सारी क्लासेस ऐसे ही करवाई, लेकिन मैंने आपको हमेशा से प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है एट द एंड ऑफ लास्ट में, जब एग्ज़ाम आ चुका होगा, मतलब एग्ज़ाम सामने होगा, तब जो है हम लोग एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर के आएंगे। ये जो है देखो, बहुत सारे काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि भाई लास्ट के टाइम पे क्यों लेकर के आए हो। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई तैयारी हमने 4 महीने पहले ही शुरू करी थी, लेकिन ये एक रिवीजन मॉड्यूल की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विजन आईएएस जो है, विजन आईएएस की आपको पता है कि वो मंथली करंट अफेयर्स तो हमेशा चलते रहते हैं, साल भर लोग पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जो उसके सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है पीटी 365, जो एक करंट अफेयर के लिए जो मैगजीन आती है, वो एग्जाम से पहले ही वो लोग रिवीजन मॉड्यूल लेकर के आते हैं, 20 दिन 25 दिन पहले, 1 महीने पहले, ताकि कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो। देखो, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, मे बी कि आपने मेरी क्लासेस को देख करके पढ़ाई करी होगी, या फिर आपने जो है किसी और कोचिंग के नोट्स वहाँ से पढ़ाई करी होगी ईपीएफओ के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप टेस्ट कर सकते हो इस एमसीक्यू के जरिए कि आपकी कितनी नॉलेज है, आपकी क्या मतलब ये है कि कितना आपने पढ़ाई की है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। और नहीं तो एक गैप्स को फिल कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू जो हमारी है उसमें सिर्फ आंसर नहीं दिए गए हैं। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर ए है या बी है, सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन एंड उसके इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ 365 को कवर करके एक्सप्लेनेशन में डाला गया है। फॉर एग्जांपल कि आंसर क्या है एंड बाकी के जो 3 आंसर है, 3 जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। ठीक है, इतने डिटेल में जाकर के एक्सप्लेनेशन सब कुछ वहाँ पे दिए गए हैं। तो इससे क्या है कि आपको, मान लो कि जो छूट जाते हैं ना, जो मेन कंटेंट में कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमने भी पढ़ाई है तो कुछ चीज़ें छूट गई, या फिर छूटने की बात नहीं है, मान लो कि आपने पढ़ाई भी करी, जब आप थ्योरी के रूप में किसी को पढ़ते हो तो आपका दिमाग जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। जब आप उसको एमसीक्यू के रूप में करते हो तो दिमाग एकदम अलग ही होता है। आपको समझ नहीं आता भाई इसको ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर इसके आंसर को ऐसे एनालिसिस किया जा सकता है। तो एमसीक्यू का ये रोल है। तो ये इसी वक्त के लिए होता है, या पहले कर भी नहीं सकते थे एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले। तो ये एमसीक्यू आपकी पढ़ाई में एक बूस्टर की तरह रोल प्ले करेगा। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आप कहीं और से कोचिंग जो है, मान लो कि आपने सोशल सिक्योरिटी की क्लास कहीं और से ली हुई है तो आप इसके लिए कर सकते हो। आप सारी, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि हमने जो है वो 9 सब्जेक्ट की पूरी एमसीक्यू की सीरीज़ जो है हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। पहले वेट, ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे देखो कि हमारी जो है वो 9 पूरी सब्जेक्ट्स की, देखो आप पहले लिस्ट, वहाँ पे अकाउंटेंसी है। ठीक है, जो हमने अकाउंटेंसी की पूरी क्लास भी करवाई है। तो आपको जो है ये, अगर आप ये वाला लेते हो हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये एमसीक्यू की सीरीज़, देखो इसको आपको टोटल जो प्राइस है आपका 9 पूरे, अगर आप सारे के सारे 9 सब्जेक्ट अगर लेते हो तो आपको 399 रुपीज़ है, सिर्फ 399। बहुत एक नॉमिनल से अमाउंट है। जो पीडीएफ को बनाने में कॉस्ट है, बस इतना ही चार्ज किया जा रहा है आपसे, कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, वरना आप सोचो 399 में आपको क्या क्या मिल रहा है, आप एक बार देखो। अकाउंटेंसी की आपको मिलेगी 327 एमसीक्यू की पूरी बुकलेट, जिसमें कि एक तरफ क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, दूसरी तरफ क्वेश्चन हिंदी में होंगे, और एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल्ड होंगे पूरी की तरफ। जैसे अकाउंटेंसी के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अकाउंटेंसी में डाले गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो पूरी की पूरी इसको सॉल्व करके डिटेल तरीके से ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जिसमें कि आपको अकाउंटेंसी में जो हमारी क्लास नोट्स होती है डेली की, जैसे हमने अकाउंटेंसी की 17 लेक्चर्स हमने किए हैं, तो 17 लेक्चर की आपको पूरी की पूरी एक पीडीएफ में, एक जगह एक बुक में आपको सारी नोट्स मिल जाएगी।
जाएगी जो अभी करेंटली सेग्रीगेटेड है। दूसरी हमारी आ जाती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। इसमें भी आपके बहुत सारे एमसीक्यू है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने परचेज किया है, आप उनसे एक बार रिव्यू ले सकते हो। नहीं तो इसका प्रीव्यू मैंने आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ है, हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाओ, मैंने आपको वहाँ पे 10-10 सेकंड 40 सेकंड की प्रीव्यू डाला है कि एमसीक्यू की बुक कैसी है, तो वहाँ से आप देख करके खुद ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेबर लॉ में आपको मिल जाएगी 326 एमसीक्यू प्लस हमारी जो लेबर लॉ की पूरी एकदम डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपकी पूरी कंपाइलेशन मिल जाएगी, क्लास नोट्स। थर्ड हमारा जाता है सोशल सिक्योरिटी, जिसमें अगेन हमारी क्लास नोट्स मिलेगी आपको, प्लस इसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम जो है पूरी की पूरी मिनिस्ट्री वाइज आपको कंपाइलेशंस मिलेगी एंड उसके अलावा आपको 300 एमसीक्यू मिलेंगे इस पर सॉल्व करने के। जस्ट थिंक अबाउट दिस। ठीक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगेन आपको कंप्यूटर की जो रिव्यू है बहुत सॉलिड है कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज डाला गया। ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा भी हो रहा है मार्केट में कि 2000 एमसीक्यू लेकर के आ गए, 2500 एमसीक्यू लेकर के आ गए, बट ऐसा नहीं है। हमने जो है रैंडमली कहीं से एमसीक्यू नहीं डाले हैं, पूरी की पूरी चैप्टर वाइज में बांटे हैं सिलेबस को, ताकि आप खुद देखो कि भाई किस चैप्टर से हमने कितना कवरेज लिया है। ऐसा नहीं है, मान लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो कमी है नहीं, मैं आपको 10,000 क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ, लेकिन किस चैप्टर से कितना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल बन सकते हैं उससे तो आपने डाल दिया वहाँ पे 2000 क्वेश्चन, बट जिससे बन ही नहीं सकते, जिसके लिए क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम करना मुश्किल है, उससे क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल चैप्टर वाइज है और उसके अगेंस्ट में सारे वहाँ पे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो होता है ना क्वेश्चन समझने के लिए उसका आंसर तो आपको पता चल जाएगा। तो यानी हिंदी वाले के लिए ऐसा नहीं बिल्कुल भी एकदम से वो आम इमली हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके जो आंसर है वहाँ से आप क्वेश्चन क्योंकि हिंदी में दी हुई है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो चीज़ को। ठीक है, इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी क्लास नोट्स प्लस अगेन एमसीक्यू एंड ऑडिट भी। अगेन ऑडिट जो है वो पूरी की पूरी चैप्टर वाइज 13-14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरी की पूरी सिलेबस। हर कुछ मैंने कवर किया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर से लेके अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटिंग, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन डिटेल एंड उस पर बेस्ड एमसीक्यू। इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगी जिसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट ये बजट मिलेगा आपको पूरा, ये नोट्स भी मिलेंगे और प्लस इस पर बेस्ड आपको एमसीक्यू मिलेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल पूरा का पूरा हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है सब कुछ आपको मिलेगा एमसीक्यू के फॉर्म में 300। पॉलिटी भी अगेन वही है। तो ये आपको इतनी सारी चीज़ें मात्र 399 रुपीज़ में, और ये स्पेशल ऑफर है आपके लिए कि अगर आप आते हो तो हमारा एक अभी करंट डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपको 50 रुपये तक के आपको ऑफर मिल जाएंगे, यानी कि आपको 350 रुपये में पूरी की पूरी आप जितनी लिस्ट देख रहे हो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 350 रुपये में। आप सोचो एक बार अगर आप इतना करके जाते हो तो आपको क्या एग्जाम में क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचो कि भाई हमने तो क्लास आपसे रही करी तो ये नहीं, भाई कंटेंट तो सेम है, सेम चीज़ तो पढ़ाई करो। ऐसा थोड़ी कि आप मैं पढ़ा रही हूँ कुछ अलग ही आम इमली पढ़ा रही हूँ और कोई और पढ़ा रहा है तो कुछ अलग पढ़ा रहा है। भाई आप ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लो यूपीएससी में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मल्टीपल सोर्सेज से हमें पढ़ने होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बेस्ट हो रहा है। रिवीजन के तरीके अलग होते हैं, कंटेंट जहाँ से मेन पढ़ाई कर रहे हो तो वो अलग होता है। तो आप इसको एक बार देखो, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और बुक ऐसी है एमसीक्यू की जिसमें आप एक दिन में बैठ करके आप 4 के 4 एमसीक्यू की पूरी रिवाइज कर सकते हो, यानी कि आप 1000 नॉट अ रैंडम क्वेश्चंस, 1000 रेलिवेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम के पहले। ठीक है, तो ये आप देख लेना, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको कहाँ पेमेंट करनी है, क्या प्रोसेस है, ये टेलीग्राम में आप मेरे ज्वाइन करोगे वहाँ आप देख लेना, वहाँ पे स्कैनर दी हुई है, वहाँ से आप पेमेंट करो। वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी जैसे ही आप पे करते हो, या कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू भी है, आपको कुछ समझना है तो आप व्हाट्सअप करो, आपको रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो बस यही थे हमारे सीरीज़। अब मैं आपको एक बार सैम्पल दिखा देती हूँ कि हमारे जो है वो कैसे हैं। आप तो देखोगे वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम में देख सकते हो, बट मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ कि मैं किस टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज वहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारी अकाउंटेंसी की बुक है। ठीक है, अकाउंटेंसी की बुक देखो यहाँ पे जो हमारा 300 प्लस एमसीक्यू है, यानी कि 327 मैंने डाले हुए हैं। ऐसे नाम तो हमारा 300 प्लस ही था एमसीक्यू का, बट मैंने ऐसे कवरेज के हिसाब से लिया, 27 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट कवरेज प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। चलो मैं एक बार आपको एक बार रिव्यू करवा देती हूँ। देखो ये हमारी जो है ये पूरी की पूरी यहाँ पे सिलेबस लिखी है जो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी की, जो हमारी पूरी सीरीज चली थी जो 4 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, तब मैंने यही वाला आपको इंडेक्स दिया था कि ये हमारी कवरेज होगी, ये हमारा सिलेबस होगा। तो बस इसी को ही, इसी पे बेस्ड ये एमसीक्यूज बनाया गया है। देखो यहाँ पे चैप्टर 1 जैसे आप देख सकते हो, यहाँ अकाउंटिंग की बेसिक्स जो है ये यहाँ पे एक साइड आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आपको एक साइड यहाँ पे इंग्लिश में मिलेंगे एंड इधर क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिलेगी। देखो साथ के साथ आप यहाँ पे, तो दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। देख लो यहाँ पे सामने ऐसी ही रहेगी, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एक साइड होंगे, एक साइड जो है वो हिंदी वाले रहेंगे। अब एक्सप्लेनेशंस में आपको एक बार दिखा देती हूँ।
देखो आप एक्सप्लेनेशंस, मैंने कोशिश करी है कि जहाँ तक पॉसिबल हो मैं हिंदी में भी डालूं, बट हर जगह एक्सप्लेनेशंस में हिंदी में नहीं हो पाए हैं। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस एकदम बिल्कुल डिटेल्ड विथ एग्जांपल हर एक्सप्लेनेशंस डाले गए हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट की क्या है यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं बिल्कुल कि मैं चाहती तो आंसर करके भी छोड़ सकती थी कि इसके आंसर बी होंगे सी होंगे, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी डिटेल देखो आप एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस है। बिल्कुल यहाँ पे देखो आप आंसर है, एक्सप्लेनेशन देखो, एग्जाम्पल्स हैं आंसर में, एक्सप्लेनेशंस में, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। बहुत सारे बच्चे का ये रिव्यू आया कि भाई मुझे जो क्लासेस देख के भी समझ में नहीं आई, हम कहीं और से जब पढ़ाई कर रहे हैं तब भी हमें समझ नहीं आया, जो कि हमें ये एमसीक्यू बुक और मेरी क्लासेस जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे जो चल रही है पूरी सीरीज़, ये देख करके समझ में आया। आप खुद लो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया आपको अकाउंट्स के, ऐसे ही है पूरे पूरे यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस देख लो आप। तो ये मैंने आपको दिखा दिया अकाउंट्स के। चलो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का एक बार दिखाती हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की अगेन जो हमारी एमसीक्यू की बुक है, मैं एक बार आपको उसका प्रीव्यू करवा देती हूँ। सोशल सिक्योरिटी हो गई, 300+ एमसीक्यू की बुक लिस्ट है हमारी। अब देखो यहाँ पे ये हमारी पूरी की पूरी इंडेक्स है। ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी का हमारा सिलेबस है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, एकदम पूरी पूरी डिटेल्ड में आप देखो यहाँ पे सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अब इसी को बेस मान करके जो है मैंने यहाँ पे एमसीक्यू ये लिया है। देखो यहाँ पे एक साइड में आप देखो यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस, दूसरी साइड आप देखो यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन चलते जाएंगे। देखो एक ही चैप्टर से, पहले ही चैप्टर से, कॉन्स्टिट्यूशन वाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मैंने 50 के 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ताकि कुछ ऐसे कवरेज ना बच जाए। देखो 55 क्वेश्चंस पहले चैप्टर से हैं। एक्सप्लेनेशंस अगेन आप देखो पूरी की पूरी एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, राइट टू वर्क वगैरह। देखो यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं है, पूरी की पूरी जो एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल्ड है। ठीक है, ये देख लो आप स्क्रीन पर एक बार, ये हमारी ऑडिटिंग की एमसीक्यू बुकलेट है। ठीक है, ये हमारा ये है कोर्स पूरे जो 9 सब्जेक्ट्स हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, आपको वैसे भी अगर आप पेमेंट करते हो तब भी आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर करना होगा, ताकि आपको एक्सेस देने के लिए। ठीक है, फिर आपको एक पेड ग्रुप में ज्वाइन करा जाएगा, जहाँ पे सारी पीडीएफ्स जो है वो डलती रहती है। ये आपको यहाँ पे देख लो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे खुद ही डिसाइड कर लो आप। एंड दूसरे यहाँ पे देखो ऑडिटिंग की पूरी यहाँ पे सिलेबस एकदम डिटेल्ड, इंटरनल कंट्रोल से लेके फ्रॉड रिपोर्टिंग, CAG, सब पे डिफरेंट एक पूरी की पूरी चैप्टर एंड उस पर बेस्ड एमसीक्यू। देखो यहाँ पे एक साइड इंग्लिश एंड एक साइड हिंदी, एंड उस पर देखो यहाँ पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशंस देखो कितने। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे आंसर दे दिया गया है आपको, 2 का आंसर C, बस खत्म, ओवर, 1 लाइन का पूरा एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस कितनी लंबी एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको चीज़ें जो है वो समझ में आए। ये पूरी की पूरी नोट्स मैंने बहुत एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी टीम को दे दिया और पूरी तरीके से नहीं, बिल्कुल टची थी मैं इस चीज़ को लेकर के कि जो एमसीक्यू की बुक आएगी वो एक एक क्वेश्चन जो है इट इज़ हैंड पिक्ड बाय मी। मैंने इसको एक एक क्वेश्चन चुन करके और सब कुछ मैंने बनाया हुआ है पूरी तरीके से, ताकि इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी जो है वो लेक्चर्स ली हुई है, तो मुझे पता है। एंड एग्जाम में एक समझने का जो तरीका होता है, तो ऐसा नहीं है कि बस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसको बेचने के लिए, इसको सेल करने के लिए एज अ प्रोडक्ट बस कुछ भी कर दिया, कुछ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन डाल दो चुन करके, ऐसा नहीं है। सब कुछ मैंने चुन के एक एक क्वेश्चन एक एक ये किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी देखो कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ की ये है, 350+ क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर वाले में। कंप्यूटर की जो वेटेज है वो आपको पता है 2023 में देखो 10 क्वेश्चन आए हुए थे, तो वेटेज अच्छा खासा है। अगर आप देखो कंप्यूटर ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, इसमें अगर आप नोट्स पढ़ के जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे, जब तक आप इस पे बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो देखो यहाँ पे आप एमसीक्यू में देख सकते हो पूरी की पूरी यहाँ पे सिलेबस दी हुई है, एंड उस पर बेस्ड देखो यहाँ पे एक तरफ क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे इंग्लिश में और एक तरफ हिंदी में। यहाँ पे देखो पहले चैप्टर से ही 40 क्वेश्चन हैं, उस पर बेस्ड एक्सप्लेनेशन हैं। यहाँ पे देखो पूरी की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसमें मैंने एक 1 लाइनर आंसर जो है वो नहीं डाला है, सब कुछ पूरी डिटेल्ड में आपको मिल जाएगी यहाँ पे। फिर अगेन हमारा देखो यहाँ पे चैप्टर 2 शुरू होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उस पर बेस्ड देखो एक साइड यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन, एक साइड हिंदी में। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस देखो एकदम बिल्कुल ह्यूज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सब कुछ जो है ये मैंने आपको दिखा दिया एमसीक्यू का। ठीक है, देखो अब हम लोग आ गए अपनी समरी पे यहाँ पे, तो आप यहाँ से देख सकते हो सारी पैकेज जो है वो पूरी यहाँ पे दी हुई है। 2 सब्जेक्ट लेते हो, 4 लेते हो तो क्या है, मैं आपको यही बोलूँगी कि 50 का डिस्काउंट चल रहा है, 350 में आप सारे ले लो सब कुछ यहाँ पे। तो बस यही था हमारा। तो चलो हम लोग अपनी आज की अपनी सोशल सिक्योरिटी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आ गए अपनी क्लास लेक्चर पे सोशल सिक्योरिटी की। आज हमारी ये सेकेंड लास्ट क्लास है, तो ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 10। ठीक है, बाकी के सारे आपको लेक्चर्स जो है वो प्लेलिस्ट में डेडिकेटेड मिल जाएंगे। एंड काफ़ी दिनों से जो 3-4 दिनों से वीडियो नहीं आई, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी की कंप्लीट करा दो क्लास। तो आप देखो यहाँ पे ये सभी हमारे मेंबर्स हैं,
एंड देखो आज जो हम लोग कवरेज लेने वाले हैं वो हमारा यहाँ पे पूरी की पूरी देखो यहाँ पे इंडेक्स कंटेंट यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आज की क्लास में हम लोग 3 चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। पूरी की पूरी सारी नोट्स आपको जो है वो एमसीक्यू की अगर आप बुक खरीदते हो ना, आपको ये सारी नोट्स जो है कंपाइलेशन के साथ वहाँ पे मिल जाएगी पूरी की पूरी एक जगह। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, इसके बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल बेनिफिट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को देना। कब हम लोग एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देते हैं? जब एम्प्लॉयमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, तब देते हैं। रिटायरमेंट पे देते हैं, या नहीं तो उसने रिजाइन कर दिया तब देते हैं, या नहीं तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तब देते हैं। क्यों हम लोग देते हैं ग्रेच्युटी? एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द लॉन्ग सर्विस, क्योंकि उन्होंने इतने ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, तो उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड की तरफ एक हमारा वैल्यू होता है, उसको हम लोग ग्रेच्युटी बोलते हैं। एप्लीकेबिलिटी देखो कहाँ पे ग्रेच्युटी जो है, किस टाइप के एस्टैब्लिशमेंट में ग्रेच्युटी वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है, वो देख लेते हैं हम लोग। ये कवर्ड करता है सारे एस्टैब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है, माइंस है, या फिर प्लांटेशन, पोर्ट वगैरह कुछ भी हो, हर जगह ये एक्ट अप्लाई होगा। एंड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय वाइज अगर हम कवरेज लें, ये तो हमने इंडस्ट्री वाइज देख लिया, अब हम लोग एम्प्लॉय वाइज अगर देखें तो सारे के सारे एम्प्लॉय जो है हु हैव कंप्लीटेड 5 और मोर ईयर्स ऑफ द कंटिन्यूस सर्विस इन द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम करता है, अगर उसके काम करते हुए अगर 5 साल हो गए हैं या उससे ज़्यादा, तो फिर वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल है, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पन्स देखो, यहाँ पे एग्जाम्पन्स क्या दिए हुए हैं कि एम्प्लॉय ऑलरेडी कवर्ड अंडर कोई भी अगर दूसरे वो स्टैट्यूटरी एक्ट में अगर कवर्ड है वो एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल मान लो ईएसआई एक्ट वगैरह दूसरे में अगर कवर्ड है, तो फिर जो है ये वाले उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब क्योंकि उसमें सिमिलर उसमें बेनिफिट उसको मिल रहा है उस एक्ट में ग्रेच्युटी के जैसे ही, इसलिए दो चीज़ थोड़ी ना बेनिफिट मिलेगी। अगर सिमिलर मिल रहा है तो फिर ये नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पे दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड 5 ईयर हो गया, यहाँ पे सेम यहाँ पे चीज़ दी हुई है एलिजिबिलिटी में। अब देखो क्वांटम ऑफ ग्रेच्युटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। इनफैक्ट पीवाईक्यू उठा के देखो तो ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अगर आप कैसे ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसा थोड़ी कि मेरा मन किया कि आप एक काम करो, 5 साल आपके कंप्लीट हो गए तो मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे देती हूँ, और नहीं तो दूसरी मेरी उससे दुश्मनी है तो मैं उसको क्या करूँगी, मैं उसको मात्र 1000 रुपये दूंगी। तो ऐसा तो नहीं होता है। एक्ट के तहत एक कोई नियम कानून है कि कितना ग्रेच्युटी आपको देना है, कोई ना कोई उसके फॉर्मूले होते होंगे जिस फॉर्मूले के तहत ग्रेच्युटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो वो है यहाँ पे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, यानी कि नॉन गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो ग्रेच्युटी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? लास्ट ड्रॉन सैलरी, यानी कि जब एम्प्लॉय जो है जब छोड़ रहा था ऑर्गेनाइजेशन, तो जो उसने लास्ट सैलरी कितना उसको मिला था, लास्ट मंथ की जो सैलरी है मेरी वो कितनी थी, तो मान लो कि वो 70,000 रुपये थी, तो इंटू 15/26 हम करेंगे, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, उसने कितने नंबर ऑफ ईयर्स काम किया, जैसे 5 साल किया, 8 साल किया, 9 साल किया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है उस सैलरी में क्या क्या आएगा? सैलरी में तो बहुत सारा पार्ट होता है, बेसिक होता है, डीए होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, मील वाला अलाउंस होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, अदर पे होता है हमारा, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट सब कुछ नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ बेसिक लेंगे और डीए लेंगे, बस यही है। तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या इसको ट्रैवलिंग अलाउंस भी हम लोग अलाउ करते, ये करते हैं, एचआरए वगैरह जो है इसको भी इंक्लूड करते हैं? तो नहीं, सिर्फ बेसिक और डी लेंगे। ठीक है, 15/26 जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है हमारा? 15 डेज ऑफ आपका जो वेजेज है, यानी 15 डेज की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर आपको मिलता है ये। ठीक है, एंड अज्यूम करते हैं हम लोग कि 26 वर्किंग डे होता है एक मंथ में, 4 संडे को अगर आप निकाल दो तो। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि इसको नियरेस्ट जो है वो राउंड ऑफ करके 1 कर दिया जाता है। मान लो 6 मंथ से अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो उसको 1 ईयर मानेंगे हम। मैक्सिमम लिमिट हमारी लेकिन ग्रेच्युटी देने की वो कितनी है? 20 लाख है, 20 लाख, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है वो सीलिंग फिक्स की गई है। मोड ऑफ पेमेंट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, कैसे हम लोग ये पेमेंट कर सकते हैं ग्रेच्युटी की? तो ग्रेच्युटी मस्ट बी पेड 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेएबल, यानी कि ग्रेच्युटी जो है वो आपको 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। जब से आपकी जो है वो ड्यू हो गई ग्रेच्युटी की आपको पे करने हैं, तब से आपको 30 दिन के अंदर पे करना है। इफ़ द पेमेंट अगर डिले होता है 30 दिन के बाद, तो एम्प्लॉयर को जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर 30 दिन से ज़्यादा आपने डिले कर दिया पेमेंट करने में। ठीक है, नॉमिनेशन क्या होता है हमारा? नॉमिनेशन में होता है कि रिक्वायरमेंट, एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय जो है वो मस्ट नॉमिनेट 1 और मोर फैमिली मेम्बर टू रिसीव ग्रेच्युटी इन केस ऑफ डेथ, यानी कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो अगर मान लो कि अगर डेथ हो जाती है तो वो मतलब डेथ से पहले ही एम्प्लॉय जो है वो नॉमिनेशन पहले ही फॉर्म भरवा लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप काम करते हो कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो ग्रेच्युटी है वो आपको परिवार को किस आदमी को मिलेगी, तो वो नॉमिनी पहले से वहाँ पे आपसे फॉर्म भरवा लिया जाता है। एंड द ग्रेच्युटी इज पेड डायरेक्टली टू द नॉमिनी को पे किया जाता है अगर डेथ होती है तो। इंश्योर करता है ये इसलिए ताकि फिनेंशियल सिक्योरिटी जो है एक तरह से परिवार को मिले उसकी डेथ होने के बाद। एंड एम्प्लॉयर का क्या ऑब्लिगेशन अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट?
सबसे पहले देखो कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, टाइमली पेमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सबसे पहले तो एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेगा कि एक रिकॉर्ड प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा कि कौन कौन से जो एम्प्लॉई हमारे कितने दिनों तक काम किए हैं, कितनी ग्रेचुटी, तभी तो आप उस पर कैलकुलेट करोगे। कोई रिकॉर्ड से अगर आपका मेंटेन नहीं है तो आप ग्रेचुटी कैलकुलेट किस पे करोगे। टाइमली पेमेंट यानी कि ग्रेचुटी जो है वो 30 दिन के अंदर पे हो जानी चाहिए, जब से पेएबल है तब से। थर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि ग्रेचुटी का जो एक्ट है वो ऐसे जगह पे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करे उनको अपने राइट्स पता ही ना हो। ऐसे जगह पे सारे प्रोविजंस लिखे हों जहाँ पे जो है वो सारे एम्प्लॉय जो है उसको रेफ़र कर पाए उस एक्ट के सारे प्रोविज़न को कि ग्रेचुटी से रिलेटेड क्या राइट्स हैं उनके। दूसरी यहाँ पे क्या है, पेनल्टीज। देखो यहाँ पे ऑफेंस और पनिशमेंट। ऑफेंस यहाँ पे देखो क्या है कि फेलियर टू पे ग्रेचुटी, अगर ग्रेचुटी अगर नहीं दे पाता है एम्प्लॉयर तो फिर उसको पनिशमेंट क्या होगी, तो इम्प्रिजनमेंट, उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 तक का फाइन, ठीक है, यानी तो दोनों हो सकता है। दूसरा क्या है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अगर मान लो किसी कुछ भी अगर मटेरियल फैक्ट अगर छुपाता है एम्प्लॉयर, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी बात है जो कि वो डिस्क्लोज नहीं करता है, तो फिर उसको 5,000 तक का फाइन लग सकता है। ये फाइन इसीलिए इतने ज़्यादा जो है वो आपको कम दिख रहे हैं क्योंकि ये 1972 के हिसाब से जो है सब कुछ डाले हुए हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या क्या आई है। 2018 में जो अमेंडमेंट आई थी उसमें क्या किया गया था कि मैक्सिमम जो ग्रेचुटी की जो लिमिट है वो पहले 10 लाख थी, अभी 20 लाख इसको बढ़ा के कर दी गई है, ठीक है। एंड ताकि ये सोशल सिक्योरिटी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिले इससे। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे एमसीक्यू के मैंने यहाँ पे डाला, हमारा एमसीक्यू शुरुआत से एक फोटे रहा है। मैंने आपको हमेशा ही क्लासेस जब भी मैंने करवाई है, मैंने आपको हमेशा एमसीक्यू करके दिखाया कि भाई कुछ भी पढ़ो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पढ़ो कि इसके क्वेश्चन कैसे, कोई भी थ्योरी को जब आप पढ़ते हो तो आप ये जरूर सोचो कि इसको क्वेश्चन के रूप में कैसे फ्रेम किया जा सकता है। मेरी तो हमेशा यही माइंड सेट होती है, ठीक है। तो बस इसीलिए मुझे एमसीक्यू तो सीरीज़ लाना ये मस्त था मेरे लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, ऐसे आपको कितने सारे उसमें एमसीक्यू दिखेंगे जो आपको इतने अच्छे लगेंगे कि भाई कितने बढ़िया से कवरेज किया है। देखो अगेन यहाँ पे सैंपल देख लेते हैं हम लोग एक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, इसमें 4 ऑप्शन है। प्रोवाइड फिनेंशियल बेनिफिट देना, इंश्योर करना मिनिमम वेजेस, रेगुलेट वर्किंग आवर्स, या फिर प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। तो नहीं, फिनेंशियल बेनिफिट देना। क्यों, तो एम्प्लॉय को टर्मिनेशन, रिटायरमेंट या डेथ पे अगर हो जाते हैं तो एक फिनेंशियल उनको सिक्योरिटी देना। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइज टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट लाइक फैक्ट्री, माइंस वगैरह, इतना जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, ओनली गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, या फिर ओनली एम्प्लॉय जो कि कवर्ड अंडर ESI एक्ट। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करके बताओगे मुझे। An employee becomes eligible for gratuity after completing 3 years of continuous service, 5 years, 7 year और 10 year। तो अभी हमने पढ़ा है इसको, 5 ईयर्स है। इन केस ऑफ अगर डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो ग्रेचुटी इज नॉट पेएबल, इज पेएबल ओनली इफ 5 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। क्या उस वक्त भी ऐसी कंडीशन है कि अगर मान लो कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है 3 साल में या 4 साल में, तब भी आप 5 साल का क्राइटेरिया देख रहे हो कि आपको 5 साल मस्ट फुलफिल करना पड़ेगा ग्रेचुटी देने के लिए? नहीं, तब हम लोग डेथ के केस में नहीं देखेंगे। इज पेएबल टू नॉमिनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्विस ड्यूरेशन, ठीक है, ये है हमारा। मस्ट बी क्लेम्ड बाय फैमिली, 1 साल के अंदर उस फैमिली को क्लेम करना है। ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच फार्मूला, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। क्या है यहाँ पे आंसर, तो अभी मैंने आपको क्लास में ये बताया हुआ है तो आप इसको खुद करोगे। एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर द ग्रेचुटी कैलकुलेशन में हम लोग सैलरी में क्या लेते हैं, बेसिक सैलरी लेते हैं सिर्फ, या बेसिक प्लस DA लेते हैं, या बेसिक प्लस HRA लेते हैं, या नहीं तो जो है हम लोग टोटल सैलरी इंक्लूडेड बोनस लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बताओ कि क्या है इसमें, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो हमने पढ़ा था अभी बेसिक प्लस DA, सिर्फ यही आता है हमारा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है कि ग्रेचुटी मस्ट बी पेड विद इन, कितने दिन के अंदर पेएबल होती है, 15 डेज, 30 डेज, 60 एंड 90। कितने दिन के अंदर देनी होती है, तो 30 डेज है। एंड एम्प्लॉयर कैन बी पेनलाइज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, अगर कितने दिन तक उसने नहीं दिया और उसको कितनी पेनाल्टी मिलेगी, अभी हम लोग कर चुके क्लास में, या आप इसको खुद करोगे इस क्वेश्चन को। डिफरेंस हमारा क्या है, देखो हमारा ये अगला जो चैप्टर था कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको स्क्रीन पे काफ़ी छोटी दिख रही होगी। आप इसको जब जूम आउट करके, जब PDF आपको मिलेगी, जब आप टेलीग्राम ग्रुप में डलती है वहाँ पे PDF, जूम आउट करके देखोगे आपको समझ में वहाँ से आ जाएगी, यानी तो उसको साथ में खोल लो और मेरी क्लासेस को साथ में ओपन कर लो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशंस दी हुई है कि यानी कि कंप्राइज करती है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो कंप्राइजेज द एंटरप्राइज जो कि रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट लॉ। ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो गवर्नड बाय द लेबर लॉ वगैरह सब कुछ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होती है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी होती है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये सारे उस पर अप्लाई होते हैं। वेजेस एंड पेमेंट है ये सारे। वर्किंग कंडीशंस जो है ये है। रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। साइज ऑफ द एंटरप्राइज, मीडियम टू लार्ज स्केल यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो आप यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, कंप्राइज एंटरप्राइजेज जो कि फॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ज़्यादातर स्मॉल स्केल पे जो जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है ये सब चल रही होती है, छोटी छोटी कंपनीज होती है, वो सब में ये सब एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होते, तभी तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। नॉट फुली गवर्नड बाय द लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अप्लाई नहीं होते हैं, वेजेज जो है वो जो उसको तनख्वाह दी जाती है वो काफ़ी इरेगुलर होती है, और फिर पुअर वर्किंग कंडीशन होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। तो अब यहाँ पे देखो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार मैं आपको करंट अफेयर की चीज़ें भी दिखा देती हूँ कि इंडिया की जो अभी करंट वर्कफोर्स है, जो वर्कफोर्स का मतलब होता है जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं। पहले ये 47.5 करोड़ थे 2017-18 में, लेकिन ये बढ़ करके लगभग देखो अब 20 करोड़ लगभग बढ़ गए हैं 2023 तक आते आते। ठीक है, यानी कि 5 सालों में 20 करोड़ के लगभग बढ़ोतरी हुई है, एंड मार्किंग अ नेट इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ जॉब्स के जो है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट में दिख रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% ऑफ इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। बाकी अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वहाँ पे, जहाँ पे इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सारे सोशल सिक्योरिटी वाले जो भी एक्ट्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वहाँ पे 90% ऑफ द जो है पीपल वो काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी दुखद बात है ये। एंड और अगर रिसेंट ट्रेंड देखो जो करंट अफेयर का हमारा अगेन पार्ट है, यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2024 में नियरली 61% ऑफ द नेट पेरोल एडिशन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेयर फ्रॉम द इंडिविजुअल जो कि 29 ईयर्स ऑफ एज से कम है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब 29 से कम है वो लोग लगभग 60% ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर उनकी जो है वो है कंप्राइज करते हैं ना, जैसे 100% में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो 29 ईयर से कम है। एंड जेंडर पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें विमेन और मेन की, तो अर्बन जो विमेन है वहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी बढ़ गया है 29.3%। या मोटा मोटी याद कर लेना, हो सकता है आपको यही पूछ लिया जाए कि बताओ कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। 29.3% है। रूरल विमेन में जो है ये कहीं ज़्यादा है। हम लोग को जनरली क्या होता है कि शहरी जो विमेन है वो ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन नहीं है, रूरल विमेन ज़्यादा काम कर रही है क्योंकि वो लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली इंगेज्ड होती है। ठीक है, तो रूरल विमेन में देखो आप ऑलमोस्ट जो है वो 20 ज़्यादा है, लगभग 42%, यानी लगभग हाफ ऑफ द विमेन जो है वो रूरल एरिया में काम कर रही होती है। लेकिन अर्बन में आप देखो तो यही 1/3 का रेशियो है। ठीक है, तो ये इसको याद कर लेना। जनरली आप नॉर्मली दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि शहर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है वो इंक्रीज फ्रॉम 52% जो है वो थे 2017 में, और अभी 58% हो गए। यानी कि लोग खुद से जो काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, लोग ऐसे धीरे धीरे एक ऐसे माइंडसेट में, एक ऐसे ये में आ जाएंगे जब जहाँ पे लोगों को इतने लॉन्ग टर्म के लिए बंधना और किसी और के लिए होता है ना, किसी और के ऑर्डर के तहत या किसी और के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना, मुझे नहीं लगता लोगों को अब ज़्यादा दिन तक अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही लोग अब भाग रहे होंगे। आप सुन रहे होंगे बहुत सारी ऐसे हमेशा IIT टॉपर है, कोई भी टॉपर है, वो नौकरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, सब उस पर जा रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ सबका ध्यान जा रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में जो है वो लोग मीडियोकर, एक बोलते हैं ना मिडिल वाले रेंज वाले, सारे फंस के रह जा रहे हैं उसमें। सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अगर सेक्टर वाइज हम लोग लें कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में लगभग 45% वर्कफोर्स जो इंडिया की है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज जो है ये सब यहाँ पे देख लो, स्मॉल बिजनेसेस इन दी सेक्टर जो है अबाउट इतना इतना है, ये सब पढ़ लेना आप। MCQ हम लोग एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का वर्कफोर्स। क्या इंडिया की जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है, हमारी जो मैक्सिमम जो हमारा परसेंटेज है, क्या वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है? तो नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स फैक्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। एंड थर्ड वाला ऑप्शन है ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द लेबर लॉ। यस, करेक्ट है ये। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है रेगुलर वेज, तो गलत है, इरेगुलर वेजेस दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर। दूसरा क्या है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया का वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है? तो लगभग 90% पीपल जो है वो आपके मैंने बताया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। थर्ड देखो यहाँ पे द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स स्ट्रीट वेंडर्स, नहीं, वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फैक्ट्री, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्लांटेशन, तो ये सब हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कौन सी यहाँ पे विशेषता है? तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स। तो बताओ कि इसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कौन सी ये है? तो ऑब्वियसली इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया?
बैंक्स एंड आईटी कंपनी, फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, डोमेस्टिक वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। तो सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज्ड वो तो यही है, जो घरों में काम करते हैं, मतलब जो मेड्स वगैरह होती हैं, एंड जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं हमारे ये। विच सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय द इरेगुलर वर्किंग आवर्स, लो वेजेज एंड लैक ऑफ स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स। तो नंबर 1 है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, नंबर 2 है पब्लिक सेक्टर, नंबर 3 है अनऑर्गेनाइज्ड, एंड नंबर डी इज प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर। यानी कि बताओ कि विच सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर वर्किंग आवर्स, तो ये है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं अपने, 2 हमने कर लिए, थर्ड देखते हैं। अब इसी को एग्जैजरेट करके 3 घंटे की क्लासेस भी हो सकती है, बट ना तो टाइम हमें परमिट करता और ना तो ये हमारा स्टाइल है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय बाय इंश्योरिंग कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास सेविंग्स हो। इसीलिए आपकी पीएफ जो है, जब आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपकी पीएफ काटी जाती है और आपको इकट्ठे ये रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे ये वाला एक्ट अप्लाई होता है, तो ऑब्वियसली स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉई है वहाँ पर भी ये चाहे तो अप्लाई करवा सकता है। ठीक है, करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पे ये वाली एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगी। टर्म्स देखो यहाँ पे कितने सारे टर्म और क्या डेफिनेशन है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर का क्या होता है, तो ये आप देख लेना, ये नॉर्मल सी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हो। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितने काटे जाते हैं, उसमें से सैलरी का कितना पार्ट हमारा पीएफ में काटा जाता है, तो एम्प्लॉई के सैलरी का 12% जो पार्ट है हमारा, 12% सैलरी में क्या आएगा, तो बेसिक वेजेस प्लस डीए। ऐसा नहीं कि उसमें एचआर इंक्लूड है, ऐसा नहीं कि उसमें कन्वेंस इंक्लूड है, सिर्फ बेसिक वेज प्लस डीए के 12% जो है एम्प्लॉई के काट के पीएफ में जमा होते हैं। एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली टुवर्ड्स जो है वो तो हमारा ईपीएफ की तरफ होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका स्प्लिट होता है बिटवीन ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई, इन तीनों में स्प्लिट होता है। ठीक है, ये सारी आपको डिटेल में गवर्नमेंट स्कीम में मिल जाएगी, जो है सोशल सिक्योरिटी की हमारी जो एमसीक्यू की बुकलेट है उसमें भी मैंने डाली हुई है, सोशल सिक्योरिटी वाले में भी डाली हुई, और गवर्नमेंट स्कीम्स की जो कंपाइलेशन मैं दूंगी उसमें भी आपको ये मिल जाएगी। कंट्रीब्यूटर देखो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 12%, तो पूरा का पूरा उसका जो 12% का कंट्रीब्यूशन है वो ईपीएफ की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ जाता है। ठीक है, डिवाइडेड एज ए ईपीएफ 3.67% यहाँ जा रहा है, पेंशन वाले में इतना जा रहा है, और ये जो एम्प्लॉयर जो यहाँ पे कर रहा है वो उसका ये शेयर है। देखो ये तो पूरी तरीके से ईपीएफ में जा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर वाला जो शेयर है वो आपका 12% जो है, उसमें से 3% ईपीएफ की तरफ जा रहा है, प्रोविडेंट फंड की तरफ, पेंशन की तरफ 8.33%। ठीक है, एंड ईडीएलआई इंश्योरेंस की तरफ इतना जा रहा है। तो ये आप एक बार परसेंटेज याद कर लेना, मे बी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि ये जो एक्ट है, ये प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट, ये बहुत पॉपुलर एक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ईपीएफओ जो है वो आपका अपेक्स बॉडी है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, यही आपकी जो है वो सर्वे सर्वा बॉडी है यहाँ पे इंडिया में, जो प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि ट्रीपैट्रिएट बॉडी, जिसमें कि कौन कौन से होंगे, गवर्नमेंट होते हैं, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस बोर्ड में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मैनेज करना अकाउंट्स ऑफ द सब्सक्राइबर, इंश्योर करना कि टाइमली कलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब उसके काम है। एंड एमसीक्यू देख लेते हैं इस पे बेस्ड हम लोग। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, इसकी डिटेल जो एमसीक्यू है वो आपको मिल जाएगी सोशल सिक्योरिटी वाली हमारी एमसीक्यू की बुकलेट में। एंड एमसीक्यू के यहाँ पे देखो अगेन, द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में आया है, तो ये जो है क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछे जाते हैं कि किस साल ये एक्ट जो है आया है, किस साल ये एक्ट एप्लीकेबल था, तो ये आपको याद करने हैं। 1952 इज द आंसर। नंबर 2, द ईपीएफ एक्ट अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 5 और मोर, 10 और मोर, 20 और मोर और 50 और मोर। कहाँ पे प्रोविडेंट फंड वाला जो है वो एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये जो है हमने अभी पढ़ा था ना 20 और मोर, आई थिंक अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट में ये 10 और मोर हो गया था, लेट मी चेक, ये मुझे चेक करना होगा। ठीक है, ये मैं चेक करके आपको या तो बुकलेट में डाल दूंगी या नहीं तो इसको टेलीग्राम में डाल दूंगी, एक बार इसको देख के। अंडर द ईपीएफ स्कीम में बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने, तो 12% दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी एंड एम्प्लॉयर भी। ये अलग बात है कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आता है ये अलग अलग जगह पे जाता है, जैसे उसका फुल्ली जो है वो ईपीएफ की तरफ जा रहा था, लेकिन इसके जो है एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन ये 3 अलग अलग जगह कंट्रीब्यूट कर रहे थे। द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो हमने देखा था, जहाँ पे 3 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर की भी, एम्प्लॉय की भी। ठीक है, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो बस यही थी हमारी आज की क्लास, 3 चैप्टर्स हमने देख ली, और बस हमारी जो है एक और सोशल सिक्योरिटी की आखिरी क्लास आएगी, एंड वी हैव डन विथ आवर कवरेज। ठीक है, रिगार्डिंग द ईपीएफओ सिलेबस। एंड आपको जो भी बाकी जो है, मैंने ये भी बोला था कि अगर पॉसिबल हो तो मैं बाकी जो है वो करवाऊंगी आपको, तो टाइम तो मिला नहीं, बट सबके जो है एमसीक्यू एंड नोट्स लेकर के हम लोग आ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है आप टेलीग्राम में जाकर डिटेल चेक करो, एंड आपको जो है ग्रेटर पब्लिक को ये फ़ायदा हो इस इनिशिएटिव से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।